अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 10 जून को वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने जब बजट पेश किया तो जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए उन्होंने एक रिलीफ का ऐलान किया, यानी कि जिसकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए तक थी तो उसका जो टैक्स है उन्होंने अनाउंस किया कि वो सिफर होगा। यकीनी तौर पर ये एक इस लिहाज से रिलीफ था तनख्वाहदार तबके के लिए कि जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है उसकी वजह से चलें। जो तनख्वाहदार तबका है उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन लगता ये है कि अब ये जो गवर्नमेंट है और मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने एक बड़ा यू टर्न लिया है और उसकी वजह यह है कि IMF जो है वो नहीं माना। वो कहते हैं जी कि आप मजीद टैक्स जो है वो लोगों के ऊपर लगाएं, और अब जो फिर जो चेंजेस की हैं जो मुजवज़ा जो फाइनेंस बिल है उसके तहत अब जो तनख्वाहदार तबका है जिसकी तकरीबन 1 लाख रुपए तक तनख्वाह है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा और उसमें मजीद भी चेंजेस की गई हैं। शहबाज, मुझे याद पड़ता हो तो 2-3 रोज़ पहले ज़ाहिर है कि जब IMF के हवाले से और डिफरेंट उनसे क्वेश्चंस हो रहे तो एक चीज़ के ऊपर मिफ्ता साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि बाकी चीज़ों के ऊपर तो शायद वो समझौता कर ले, लेकिन जो तनख्वाहदार तबके को उन्होंने एक रिलीफ दिया है उसमें कम अज़ कम वो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब इन्होंने ये तब्दीली कर दी है तो ये यू टर्न लिया। इसका मतलब है कि IMF नहीं माना, शायद ये कॉन्फिडेंट थे कन्विंस कर लेंगे, लेकिन IMF ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको हमारी बात माननी। मेरा ख्याल आप इमरान खान साहब को याद कर रहे हैं। हम जब पहले प्रोग्राम करते थे PTI के टाइम पे तो बड़े यू टर्न्स का जिक्र करते थे, आजकल जरा कम हो रहा था। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेजर यू टर्न। और भी कुछ लिए इन्होंने, बट ये जो काफ़ी मेजर था। इसकी तनख्वाहदार तबके की जो कहानी है, ये इसके ऊपर जो टैक्सेशन है ये स्टार्ट होती है जुलाई 2019 में, जब PTI की हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया तो उन्होंने कहा जी कि हम इसकी जो तनख्वाहदार तबके की जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको रिवाइज करेंगे और प्रोग्रेसिव करेंगे। और अगर आप IMF के जो डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें तो उसमें आपको इन तमाम चीज़ों का जिक्र मिल जाता है। फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उस वक्त की, उस IMF को 2 साल तक टालती रही कि हम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, अगले बजट में कर रहे हैं, अगले रिव्यू में कर रहे हैं। तो फरवरी 2022 में जब हमारा रिव्यू कंप्लीट हुआ, बल्कि उससे पहले जब इनका 6th रिव्यू के लिए इनके मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान ने ये शर्त मान ली कि फरवरी 2022 के आखिर तक पाकिस्तान IMF को जो ड्राफ्ट होगा, जो सैलरीड क्लास की नई टैक्सेशन रेट्स होंगे, नई स्लैब्स होंगी, वो IMF के साथ शेयर करेगा। और जो तखमीना लगाया गया था, जो IMF की तरफ से डिमांड थी कि 96 अरब रुपए से लेके 125 अरब रुपए तक का जो इजाफी बोझ है वो सैलरीड क्लास के ऊपर डाला जाए। खैर, वो बीच में नो कॉन्फिडेंस मूव शुरू होगी। इमरान खान साहब ने फ्यूल के ऊपर सब्सिडीज दे दी, एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे दी, तो पूरा IMF का प्रोग्राम ही डीरेल हो गया। अब जब दोबारा ये हुकूमत बैठी IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए तो उन्होंने कहा ये तो आपने लिख के हमें दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है और IMF के बोर्ड के सामने कमिटमेंट दी जा चुकी है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके बावजूद मिफ्ता इस्माइल ये इसरार करते रहे कि मैं ये बात नहीं मानूंगा उनकी। इवेंचुअली इनको IMF की बात मानना पड़ी, उस तरीके से तो नहीं जो IMF कह रहा था। जो IMF का ओरिजिनल प्रपोजल था वो ये था कि 1,04,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक जिसकी माहाना आमदन है उसके ऊपर एक ही इनकम टैक्स का रेट लगेगा 30%। वो इतना अग्रेसिव रेट था कि उसके ऊपर मेरा ख्याल सर्वाइवल जो था वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो वो बात सीधी बात, अगर 1,04,000 रुपए अगर आपकी सैलरी होती है, अगर वो 30% लगाते तो जो टेक होम सैलरी है आप सीधा आप लगा लें कि 30-32 हज़ार रुपए जो हैं वो आपकी तनख्वाह से डायरेक्ट कट जाते माहाना, तो पीछे बचता क्या? वैसे ही ₹1 लाख वाला तो 32,000 देगा, उसको तकलीफ होगी। 10 लाख रुपए वाला अगर 3 लाख देता तो उसको तकलीफ तो होती, उतनी नहीं होती जितनी एक सैलरीड क्लास को 30,000 रुपए देके होती। पर नाज़रीन, अभी जो कल की सबसे बड़ी इन्होंने मेजर चेंज की है, 80 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया सैलरीड क्लास के ऊपर। अगर आप इसका मुवाजना करें, जो 10 जून को बजट पेश किया गया था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने 47 अरब रुपए की इनकम टैक्स रिलीफ दी थी। टैक्स स्लैब्स तो 7 कर दी गई थी, लेकिन जो इनकम टैक्स की आपकी जो छूट की एक हद होती है, अभी जो इस वक्त 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर इन्होंने 12 लाख रुपए कर दिया। जो मैक्सिमम जो सैलरीड क्लास का इनकम टैक्स रेट था 35% का, उसको कम करके इन्होंने 32.5% कर दिया। जो दरमियान के भी रेट थे उनको चेंज कर दिया। तो 47 अरब रुपए की रिलीफ थी। इसके ऊपर IMF के साथ इनके मुज़ाकरात होते रहे, IMF नहीं माना। हुकूमत को ये जो रिलीफ थी और जो रिवर्सल था इसको वापस लेना पड़ा है। 47 अरब रुपए की रिलीफ वापस लेके 33 अरब रुपए का इजाफी जो टैक्स है वो उसका बोझ डाला गया सैलरीड क्लास के ऊपर। इसकी तफसील कुछ यूं है कि पहले जो
6 लाख से 12 लाख की जो कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं इनकम टैक्स की ब्रैकेट में, उनका जो पिछला माली साल जिसको जो अभी ये चल रहा है उसके अंदर उनके जो टैक्स रेट था वो 5% था। लेकिन 10 जून को जब हुकूमत ने ये बजट पेश किया तो वो उन्होंने इसको टैक्स को 0 कर दिया। अब IMF की डिमांड के ऊपर इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो आपको टैक्स लगाना है, तो 2.5% जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, जिसकी सालाना आमदन 12 लाख रुपए तक है। दूसरी जो स्लैब है जो 12 लाख रुपए से लेके 24 लाख रुपए सालाना की है, मतलब आपकी तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना अगर आमदन है, तो उसको भी मिफ्ता इस्माइल ने प्रॉमिस किया था कि मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा, इनके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। यहां पे भी रेट्स में तब्दीली आई है। 10 जून को इस इनकम ग्रुप के लिए 7% का रेट था, जिसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 12.5%। अभी जो मौजूदा रेट थे, अगर आपके 18 लाख रुपए तक या 1.5 लाख रुपए की मंथली इनकम है तो आपके ऊपर 10% रेट था। अगर आपकी 25 लाख तक आपकी सालाना इनकम है तो वो रेट आपका था 15%। तो यहाँ पे 12.5 है, कुछ क्लास के लिए ये कम है, कुछ के लिए ज्यादा है ये। और तीसरी अब जो इन्होंने एक बड़ी स्लैब जो है 36 लाख रुपए तक की, जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप, अगर आपकी जो मंथली इनकम है 3 लाख रुपए तक है, जो इन्होंने पहले बजट नाज़रीन पेश किया 10 जून को, उसमें 12.5% रेट प्रपोज किया था, ये मिफ्ता इस्माइल को वापस लेना पड़ा है और इसके बदले में 20% आपको इनकम टैक्स रेट पड़ेगा आपके ऊपर, अगर आपकी मंथली इनकम तकरीबन 30 लाख रुपए माहाना बनती है। चौथी जो स्लैब है उसके अंदर भी चेंजेस हुई हैं। पहले जो रेट प्रपोज था वो 17.5% था, अब इसको बढ़ाकर 25%। ये जो इनकम टैक्स की स्लैब है उन अफराद के लिए जिनकी मंथली इनकम तकरीबन 5 लाख रुपए बनती है हर महीने उनकी आमदन। और जो अगली स्लैब है जिसमें जो 10 लाख रुपए तक की आमदन है, उसका जो रेट है पहले मिफ्ता इस्माइल ने प्रपोज किया था 22.5%, इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 32.5%। तकरीबन 1/3 उनकी जो माहाना आमदन है वो अब इनकम टैक्स में जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उससे भी ये ज्यादा है। और जो लास्ट स्लैब है जिसका 10 जून को ऐलान किया गया था 32.5% का, उसका रेट जो है वो बढ़ाकर अब इन्होंने 35% कर दिया है। और ये वो स्लैब है कामरान जिसकी जो मंथली इनकम है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा, और आगे कोई लिमिट नहीं है। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम अगर आप बोझ देखेंगे वो यहाँ पे है, क्योंकि जो पहले रेट्स थे, जो अभी मौजूदा रेट है जो अभी लॉ पाकिस्तान का है, उसमें ये जो 25% का जैसे रेट था, अगर आपकी आमदन 80 लाख रुपए से लेके 1.20 करोड़ रुपए है तो वहां पे जाके हिट करता था। तो अब ये इन्होंने कम कर दिया है, अगर आपकी आमदन जो है वो अभी अगर 1 मिलियन प्लस हो जाती है 10 लाख, तो इसके ऊपर 35% चला गया है, उसमें 10% का जंप आया। इसी तरह उसकी जो ऊपर वाली स्लैब्स थी 1.20 से लेकर 3 करोड़ की जिसकी सालाना आमदन है, उसके लिए रेट जो था वो 30%। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेजॉरिटी जो इसमें कैटेगरी है, जो तनख्वाहदार तबका है, तो वो तो उस कैटेगरी में लाइक करते हैं जिनकी तनख्वाह मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए तक है। तो इसके अंदर अब एक ही पॉजिटिव है, इन्होंने पहले 0 किया था, जो आपने खुद कहा कि जो एग्जिस्टिंग जो करंट अभी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो 5% टैक्स कटता था, तो अब वो 2.5% कर लिया है, तो चलें कुछ ना कुछ उनको मतलब रिलीफ मिला है। लेकिन मेरा इसके अंदर एक जो इशू है, आपने खुद हवाला दिया कि इसका सिलसिला शुरू हुआ जुलाई 2019 में, और जुलाई 2019 में ज़ाहिर है कि एक नॉर्मल हालात थे, दुनिया में कोविड भी नहीं आया था, ना आपकी यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी। एक इसके अंदर अब डिबेट हो रही है कि क्या ये हमारी जो इकोनॉमिक टीम है या जो हमारी गवर्नमेंट है, इनकी कमजोरी है कि ये IMF को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे कि जब दुनिया इंटरनेशनल रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, IMF को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान जैसा जो तरक्की पजीर मुल्क है वहां पर अवाम पर मजीद बोझ डालेंगे तो क्राइसिस सिचुएशन होगी। तो कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? IMF जो है वो मेरा ख्याल पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को बिल्कुल भी नहीं देख रहा, और जो थोड़ी बहुत आपको सॉफ्टनेस नजर आ रही है IMF के रवैये में, वो IMF की वजह से नहीं और पाकिस्तान की वजह से नहीं, वो अमेरिका की वजह से। लेट मी से इट ब्लंटली, काफी अभी ये भी आपको उन्होंने रिलीफ अपनी तरफ से दिया है। उनका जो मुतालबा था कि 125 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ डाला जाए, और इन्होंने तकरीबन 33 अरब कह रहे हो सकते हैं। ये 7 स्लैब हैं, तो वो कितनी स्लैब जितनी थी, स्लैब ये 5 से 7 स्लैब्स की बात हो रही थी। IMF जो था वो नीचे वाले स्लैब्स को और रिलीफ दे रहा था, ऊपर वो मतलब 12 लाख ऑनवर्ड जो मैसिव। मेरा कहने का मकसद ये है कि IMF हमें एक सेपरेटली इस वक्त वो ट्रीट कर रहा है, वो कोई कंसिडरेशन नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ जो हमारी इंटरनेशनल जो क्राइसिस हैं, इसके जो आपने इतना रेवेन्यू लेना है हम कहीं और से ले लें। मेरे मिफ्ता इस्माइल से जब इसके ऊपर कल बात हुई, जब मैंने ये खबर करने से पहले उनसे, उनका मैंने पूरी कोशिश की, मैंने यहाँ तक कोशिश की जो 33 अरब है इसको अगर हम 28 अरब रुपए इजाफी कर दें तो इससे भी काफी स्लैब के रेट्स पे फर्क पड़ जाता है, वो इसके ऊपर भी नहीं माने। तो इस हद तक IMF टफ हुआ था। बुनियादी बात वही है कि
ठीक है, अब आपका महंगाई का जो रेट है ऑफिशियली तो तकरीबन 14% है। अब देखें जून का नंबर क्या आता है, वो मैसिवली ऊपर जाएगा क्योंकि इतनी आपकी टैक्सेशन हुई है और फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर गई है। लेकिन ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड जो तनख्वाहदार तबका है, तमाम जो क्लासेस हैं उनके लिए ऊपर बर्डन तो आएगा, लेकिन जो खास तौर पर तनख्वाहदार तबका है उसके अखराजात बढ़ गए हैं और उसकी जो होम टेक सैलरी है वो कम हो गई है। तो पाकिस्तानियों के लिए ये एक तकलीफ का साल है और इससे निकलने का मेरे ख्याल में एक ही हल है। ज़ाहिर है कि तभी आपको डिक्टेट करता है जब आपकी मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ अगर आईएमएफ की कंडीशंस नहीं मानेंगे, आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, आपके दिवालिया होने का खतरा है। तो इस सूरत से हम कैसे निकल सकते हैं? जब अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और भी तस्करा करेंगे कि इस गवर्नमेंट ने जो 10 जून को बजट पेश किया था और अब जो उसमें चेंजेस किए हैं, और भी बहुत सी चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस क्या हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। 10 जून को जो बजट पेश किया था, ब्रेक से पहले भी तस्करा किया कि किस तरीके से मिफ्ता इस्माइल साहब ने यू टर्न लिया है तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने की अगर बात करें। लेकिन सिर्फ यही एक यू टर्न नहीं है, और भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर हुकूमत जो है वो नजरसानी कर रही है। तो ये बजट मेकिंग जो है पाकिस्तान में एक मेरे ख्याल में मुश्किल मरहला है। जब तक मेरे ख्याल में बजट पास नहीं हो जाएगा उस वक्त तक मुझे लगता है किसी चीज को भी हतमी आप तस्वर नहीं कर सकते। तो और कौन सी चेंजेस हैं जो बजट के अंदर आप उन सेक्टर्स को टारगेट करते हैं जो गवर्नमेंट के फाइनेंसियर्स भी होते हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन्स को भी फंड करते हैं, फिर उनकी दोस्तियां भी होती हैं, ताल्लुकात भी होते हैं, और रह जाता है बेचारा एक सैलरीड क्लास का तबका जिसका कोई पूछने वाला नहीं होता। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट और डेवलपमेंट, एक नया कॉन्सेप्ट हुकूमत ने बजट में इंट्रोड्यूस करवाया कि जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, तो उनके जो मालकान है, हकीकी मालकान कौन है। आपको पता है कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लेयर्स आफ्टर लेयर्स होती है, इतनी सीक्रेसी होती है कि एक्चुअल ओनर का पता ही नहीं चलता कि उसका कौन है। और ये कॉन्सेप्ट जब ये पनामा लीक्स हुई थी 2016 में, वहां पे ऑफशोर कंपनीज के लिए तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद आ गया था। अब ये डोमेस्टिक कंपनीज जो है उसके अंदर भी इन्होंने एक प्रपोज किया था कि अगर किसी कंपनी में किसी शख्सियत का 10% तक शेयर है तो उसकी जो एक्चुअल जो उसके ओनर्स हैं, वो जो 10% के मालिक हैं, उसका उस कंपनी को बताना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हुकूमत के ऊपर काफी दबाव है, और खासतौर पर जो पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान है जिनकी बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर्स हैं, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल ओनर को पहुंचने की जो एक एफर्ट थी वहां पर मेरा ख्याल एक दचका इनको लगेगा। अब मेरी इतलात ये है कि हुकूमत के ऊपर दबाव है कि जो 10% वाली लिमिट है इसको ये रिलैक्स करें। तो अगर जो डिमांड आ रही है जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान के रिचेस्ट लोग हैं, उनकी तरफ से कि अगर किसी शख्सियत का, किसी फर्द का 30% तक किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग हो, उसका हिस्सा हो, तो तब उसकी जो एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर है उसका बताना लाजिम होना चाहिए, 10% के ऊपर नहीं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आप एक जायज तरीके से कारोबार कर रहे हैं, लेट्स से कि आपकी किसी कंपनी के अंदर शेयर हैं और आपने कोई 2 नंबरी नहीं की हुई, तो आपको छुपाने की क्या जरूरत है? इसमें एडवांटेज क्या है? आप क्यों नहीं बताना चाहते? अब ये तो उनका क्या माइंडसेट है क्या नहीं है, लेकिन एफपीआर का अप्रोच इस अमेंडमेंट को लेके आने की ये थी कि 2 फैक्टर्स होते हैं कि एक आपको पता है कि अब फॉर इकोनॉमी को एज अ वेपन भी यूज किया जा रहा है दुनिया भर में टू गेन द फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन नेशंस। तो एक तो ये कि आप जो फॉरेन कंट्रीज या उनके कोई सिटीजन्स उनके पाकिस्तान में इनडायरेक्टली कोई शेयर होल्डिंग है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री का पाकिस्तान की किस कंपनी में कितना शेयर है। सिक्योरिटी भी हो सकती है, एक पर्सपेक्टिव के लिए एक बनता है, सिर्फ पाकिस्तानी बिजनेसमैन नहीं है इसमें। एक तो ये, दूसरा ये कि चूंकि आमतौर पर ये होता है पाकिस्तान में कि जो रिचेस्ट तबका है ये तमाम अपनी जो इनकम है ये ऑफिशियली टैक्स पर्पसेस के लिए डिस्क्लोज नहीं करता। तो ये जो आपको मुख्तलिफ कोर्ट्स में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो केसेस नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर मेन एलिगेशन तो उनके ऊपर ये नहीं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। खासतौर पर जो शुगर सेक्टर है इसके अंदर 2 किताबें, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती हैं। एक एक्चुअल जो आपकी सेल्स होती हैं, प्रोडक्शन होती है, और एक आपने एफबीआर के लिए दिखाई होती है। तो ये मनी लॉन्डर के बाहर जाती है, बाहर से फिर घूम के वापस आते हैं और किसी न किसी शेयर की सूरत में किसी कंपनी में स्टेक्स लेके वहां पे वो प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। बहुत अब तो ये भी हो रहा है कि जो पाकिस्तान में सब्सिडरी है वो उसकी जो ओनरशिप है वो बाहर है, तो यहाँ से पैसा घुमा के बाहर लेके जाते हैं। तो 100 किस्म के, लेकिन अभी हतमी इस पे फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला आज या कल हो जाएगा।
पॉसिबिलिटी है कि शायद 20% तक शेयर होल्डिंग को अलाउ कर अच्छा, दिया। एक और चीज है इसमें जो गवर्नमेंट के जो तजादात मुझे नजर आते हैं, एक तरफ हमने ज़ाहिर है कि अप्रिशिएट भी किया कि इन्होंने अमीर तबके पर और कंपनियों पर टैक्स लगाया, दूसरा इन्होंने एक तरफ दूसरी तरफ रिलीफ भी दिया जो स्टॉक मार्केट से आप जो पैसे बनाते हैं, और अब इन पर दबाव है कि उसको आप विड्रॉ करें जो आपने एक रिलीफ दिया है, लेकिन सुना है कि गवर्नमेंट शायद परसिस्ट कर रही है फिलहाल। ये मैंने खबर की थी बजट के बाद, जब मैंने वो फाइनेंस बिल पढ़ा तो उसके अंदर मुझे नजर आया कि टैक्स रेट जो कैपिटल गेन्स टैक्स रेट्स हैं स्टॉक मार्केट के ब्रोकर स्टॉक मार्केट के, तो उसमें मुझे तब्दीली नजर आई। तो हुकूमत ने एक दफा फिर ये किया है कि अगर तो पहले अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, उसको पहले साल बेच देते आपको 15% उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी आपका मुनाफा हो उसका 15%। तो अब इन्होंने ये किया है कि उसको एक कर दिया है कैस्केडिंग इस तरीके से कर दी उसकी कि अगर दूसरे साल आप उसको रखेंगे 2 साल फिर बेचेंगे, फिर 12.5%, फिर तीसरे साल 10%, चौथे साल वो हो जाएगा 7.5%, पांचवें साल वो 5% और छठे साल वो 2.5% उसको सिर्फ पे करना पड़ेगा, और छठे साल के बाद बेचते तो आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग क्या है? एग्जिस्टिंग है 12.5% अक्रॉस, मतलब आप कोई क्रॉस 12.5%, उसको 12.5 करूंगा जी, पहले साल 15 कर दो ताकि वो किस्म का वो भी हो जाता है कि ठीक है जी हमने गेन नहीं किया इस पे, कोई लूज नहीं किया, सॉरी गेन नहीं किया। बट इफेक्टिवली जो मेरे जरा बता रहे हैं इसके ऊपर, आज स्टॉक मार्केट गिर के भी 40,000 प्लस पॉइंट्स के ऊपर खड़ी है। तो आज के रेट के ऊपर भी जो रिलीफ है वो जो आज की उसकी स्टॉक मार्केट की पोजीशन 2 अरब रुपए की मिनिमम उनको रिलीफ दी बनेगी। अगर ये स्टॉक मार्केट रिटर्न कर जाती है 45,000 पॉइंट्स के ऊपर, तो ये 5 से 6 अरब रुपए की रिलीफ बनेगी एनुअल, और अगर उससे भी ऊपर रेट चला जाता है, उसके पॉइंट्स चले जाते हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है, तो रिलीफ 8 से 10 अरब रुपए एनुअल है। तो जब मैंने खबर की थी तो मिफ्ता इस्माइल से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने भी ये इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये जो रिलीफ दिया इसको वापस लिया जाए। अब मेरी इत्तला ये है कि अभी भी इसके अंदर मसाइल हैं, और ये रिलीफ अभी भी जो ड्राफ्ट है फाइनेंस एक्ट का जो पार्लियामेंट में जाएगा नेक्स्ट वीक उसके अंदर मौजूद है। तो देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है, मिफ्ता इस्माइल जीतते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जीते हैं, या फिर जिनको रिलीफ मिली है वो जीतते हैं। अब एक और जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो नाज़रीन सुपर टैक्स का अभी हुकूमत ने कल 10% लगाया है, इसके ऊपर जो मेरी मिफ्ता इस्माइल से कल बात हुई थी वो फरमा रहे थे कि सुपर टैक्स का जो इतलाक होगा वो 1 जुलाई 2021 से होगा, मतलब ये जो साल चल रहा है इसके ऊपर सुपर टैक्स का इतलाक होगा। और इसके ऊपर काफी रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्सेशन नहीं कर सकते। बैंक्स के लिए इसका जो इतलाक होगा वो 1 जनवरी 2022 से होगा, और कंपनीज के लिए होगा 1 जुलाई 2021 से। तो ये एक इशू बन रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आ रहा है, और रिएक्शन में जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है वो काफी अनाय लग रही है गवर्नमेंट के साथ, और ये उन्होंने सस्पेक्ट किया है जो गवर्नमेंट की इंटेंशंस हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आपने सुपर टैक्स लगा के आपका जो वोट बैंक था हुकूमत का उसको प्रोटेक्ट किया, आपने कमर्शियल इंपोर्टर्स को प्रोटेक्ट किया है, आपने रिटेलर्स को प्रोटेक्ट किया, उनके ऊपर नॉमिनल सा टैक्स लगा के, नॉन फाइलर जो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करे उनको आपने प्रोटेक्ट किया, बिग लैंडलॉर्ड्स और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट किया। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर टैक्स लगा के जो ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो इनएफिशिएंसीज हैं उसको आपने प्रोटेक्ट किया है। तो काफी इसके ऊपर हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, हम इसके ऊपर फर्दर भी बात करेंगे। लेकिन कामरान एक और चीज हम हाईलाइट कर दें, एक बजट में एक और मैयर आया था कैपिटल वैल्यू टैक्स का, गाड़ियों के ऊपर एक काम, ये प्रपोजल ये है बजट के अंदर कि अगर किसी के पास प्राइवेट कार है या कोई भी व्हीकल उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसके ऊपर 2% उसकी वैल्यू का उसके पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इसमें थोड़ी सी एक तब्दीली आ रही है। तब्दीली ये आ रही है कि तो रेट तो प्रपोज ये कह रहे हैं 2% की बजाय शायद आप 1% कर लें, लेकिन 50 लाख रुपए की लिमिट को हटा के वहां पे उसकी जो 1300 सीसी गाड़ी है उसके ऊपर यह लिमिट लगने जा रही है कि अगर आपने 1300 सीसी गाड़ी ली है तो आप रजिस्टर करवाने जाते हैं तो आपको 1% उसकी वैल्यू का एज ए कैपिटल वैल्यू टैक्स देना पड़ेगा। ये विदहोल्डिंग टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, टोकन टैक्स और जो बाकी टैक्सेस है उसके अलावा है। और इसमें लेकिन एक ये प्रोविजन ये है कि 5 साल तक आपको ये टैक्स देना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर करवाते हैं या आप उसको ट्रांसफर भी एक नए और उसकी सेल हो जाती है, नए ओनर भी उसको भी 1% देना पड़ेगा, लेकिन ये 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र यूरोपियन यूनियन का जो एक टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है उसका क्या मकसद है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल भी जिक्र कर रहे थे और आज भी जाहिर है कि डिबेट इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि जो गवर्नमेंट ने फैसला किया जो कॉरपोरेट सेक्टर है और जो अमीर तबका है उन पर
10% सुपर टैक्स लगाने का जो फैसला किया, इस पर जाहिर है कि मुख्तलिफ आरा हैं और हमने दावत दी है। इस वक्त हमारे साथ स्काई पर मौजूद हैं हारून अख्तर खान साहब, ये प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हैं ऑन रेवेन्यू विद द स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर और ख़ुद एक सनतकार भी हैं। तो हारून साहब, सबसे पहले आई अंडरस्टैंड कि यकीनी तौर पर जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से कि उन्होंने तो इसको इन अ वे रिजेक्ट किया है। उनका ख्याल है कि ये ठीक तरीका नहीं है, बजाय इसके कि आप जो अनटैक्स्ड एरियाज हैं उनको गवर्नमेंट जो वो टैक्स करे, जो लोग ऑलरेडी टैक्स देते हैं उन पर इन्होंने मजीद टैक्स लगा दिया है। आपके ख्याल में ये जो आर्ग्यूमेंट है ये जस्टिफाइड है? क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में जो कॉर्पोरेट सेक्टर के मुनाफे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अगर वन टाइम उन पर टैक्स लगा दिया जाता है इस मुश्किल सूरत हाल में तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। Kamran and Shabazz, thank you very much for inviting me. I think reaction सबसे important जो है वो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज का रिएक्शन नजर आ गया है उसका। देखिए, just in the preamble, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई गवर्नमेंट ये जो स्टेप्स लिए हैं, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है और जिस तरह की बजट में टैक्स लगाए हैं और स्पेशली ये सुपर टैक्स लगाई है, कोई ये विलिंगली नहीं करना चाहती और ना कभी करेगी इन द फ्यूचर। ये मजबूरन किया गया है और रुपये का जो फ्री फॉल हो रहा था उसको रोकने के लिए किया गया है। और ये कैसे हो सकता है कि ये इतने ड्रैकोनियन स्टेप्स हमें 2 महीने में लिए जा रहे हैं? ये तो पिछले 4 साल के जो मसले मसाइल हैं उससे बाहर निकलने के लिए आपने ये स्टेप्स लिए हैं। पहली चीज जो थी टू गेट द IMF प्रोग्राम बैक ऑन ट्रैक, उसके लिए सबसे पहली जरूरत चीज ये थी कि आप ये सारे स्टेप्स लें, क्योंकि अब IMF के साथ हमारी क्रेडिबिलिटी बड़ी बुरी तरह डैमेज हुई हुई है। तो वो कहते हैं आप करके दिखाएं। अच्छा, अब आ जाए इस स्पेसिफिक मेजर पे। आई पर्सनली थिंक कि ये मेजर 80 अरब या जितना भी कलेक्ट करेगा इसकी जरूरत नहीं थी। आपकी इन्फ्लेशन 15 से 18% होगी अगले साल और नॉमिनल जीडीपी जो है 20% के करीब हो जाएगा। और आपने इससे अलावा भी जो टैक्स के मेजर्स लिए हैं उससे आप 750 अरब तक पहुंच सकते हैं। ये इंप्रेशन ये दे रहा है। देखिए, आपका प्रॉब्लम करंट अकाउंट डेफिसिट है। हम करंट अकाउंट डेफिसिट को सिर्फ ट्रेड डेफिसिट श्रिंक करके हैंडल करना चाह रहे हैं। एक और बड़ा एलिमेंट है रिमिटेंसेस, जो हमारी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, बट दूसरा एलिमेंट जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या इंप्रेशन दिया है फॉरेन इन्वेस्टर को या लोकल इन्वेस्टर को कि हमारे मुल्क में टैक्स 29% है, मगर अगर हमें पता चले कि आपने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है तो हम सडनली एक शॉर्ट नोटिस पे आपके ऊपर 10% एडिशनल टैक्स लगा सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। ये इसके ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं। आपका ख्याल है कि जो इधर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं रोक देगा? और ये 1 साल वाली चीज जो हमने बैंकों पे सुपर टैक्स लगाया था, हमने 1 साल कहा था कि मोस्ट लाइकली ये गवर्नमेंट 1 साल में हटा देगी, बट पीपल डोंट बिलीव अस एट दिस स्टेज। अब प्रॉब्लम आ गया है कि हमने जो भी इतने सिवियर और हार्श मेजर्स ले लिए हैं, इसका जो फॉल आउट आएगा उससे हमें स्टीयर करके अगले साल के बजट की तरफ जाना है। और इस हुकूमत ने फैसला कर लिया कि 14 महीने रहेगी, तो अगला जो बजट है 2023 का, दैट हैज टू बी a very good, encouraging and light at the end of the tunnel budget. हारून खान साहब उस पर बात करते हैं, बट अभी सवाल ये है कि अगर आप कंपनीज की बैलेंस शीट्स देखें, जो शौकत तरीन एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते रहे कि जी 630 अरब रुपए का मुनाफा था 2020 में, वो बढ़कर तकरीबन 929 अरब रुपया हो गया 2021 में। तो एक मैसिव प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। वो जो प्रॉफिटेबिलिटी भी थी वो भी तो अनयूजुअल थी ना। अगर आपका एक सीक्वेंस होता है जिसमें आप नॉर्मल आपका 5-10%, 15% हर साल आपका इंक्रीज होता है, तो यहां पे तो मुनाफे में भी तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। और दुनिया में आप भी जानते हैं कि यूके में भी इस किस्म की टैक्सेशन हुई है। तो क्या वाकई नहीं समझते, जब आप ये बात मानते हैं कि हम वाकई मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, तो हुकूमत के पास कोई और चारा था या फिर यही एक ऑप्शन थी कि आप ये टैक्सेशन करते और जो अमीर तरीन तबका है, कंपनीज है, उनसे 10% इजाफी लेते? देखिए, मैं हुकूमत में नहीं हूं, आई डू नॉट नो कि ये किस कंपल्शंस में है और IMF को क्या कह रहा है। मैं एज एन एनालिस्ट ये बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल में FBI में वहां, क्योंकि मैं 3-3.5 साल रहा हूं, इसके अलावा भी तरीके हो सकते थे। आपने किसको हिट किया? आप हमेशा, हम समझते हैं कि बड़ी कंपनी में बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, छोटे शेयर होल्डर भी होते हैं ना, गरीब भी होते हैं। उनका हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का सिर्फ यही दारोमदार हो, डिविडेंड पे दारोमदार हो। आपने उस डिविडेंड पे अटैक किया
हो सकता है कि वो आदमी एक्सपेक्ट कर रहा हो कि उस 630 अरब के उसको इतना डिविडेंड मिलेगा, आपने उस पर अटैक किया है। और ये क्या होता है, हो सकता है जिस कंपनी ने इस तरह पैसा कमाया 5 साल पैसा लूज किया हो, वो एवरी आउट करता है। हो सकता है कि इस पैसे कमाने की वजह से उसने इस पैसे को री इन्वेस्ट करना था, अपनी बीएमआर करनी थी, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ानी थी। आप ये क्या कैसे कह सकते हैं कि 630 अरब अगर कमाया तो इसको हिट करे 10% के ऊपर, ताकि वो इसके बाद सारी उम्र पैसा ना कमाए। ऑप्टिक्स गलत है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के अंदर अगर मैं होता तो हो सकता है मेरा डिफरेंट व्यू होता, मुझे और चीजें और कंपल्शन पता होती। पर हुकूमत से दूर बैठे हुए मेरा ख्याल है इसके अलावा और भी स्टेप्स हो सकते थे कि आप 80 अरब रुपए कलेक्ट करें। इसके ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। ऑप्टिक्स का मामला यह है कि दूसरा अंदाज उसको देखने का यह है कि जब पेट्रोल पे सब्सिडी विड्रॉ की तो तासुर यही किया गया कि जो गलतियां हुकूमतें करती हैं सजा बेचारे अवाम भुगतते हैं, तो वो कहते हैं जी कि सारे उसका शेयर करें। अब ये देखें ना, जो 13 सेक्टर्स जिनको आइडेंटिफाई किया है जिन पर 10% सुपर टैक्स लगेगा, एक व्यू इस हवाले से यह है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जिस तरीके की मराद वो देती हैं, सस्ती बिजली, सस्ती गैस या अदरवाइज जो भी टैक्स एग्जेम्पशन उनको देती हैं, तो आज अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं अगर थोड़ी कुर्बानी दे दें तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? शहबाज, ये जो कुर्बानी की बात होती है ना, ये बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा बिजनेसमैन एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे चैरिटेबल काम कर सकता है। ये फॉरेन इन्वेस्टर इधर कुर्बानियां देने के लिए नहीं आता। मैं दे सकता हूं, आप दे सकते हैं, मेरा मुल्क है, बट ये ज्यादातर हिट हो रही है मल्टीनेशनल। वो तो यहां अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने आता है, उसके ऊपर कोई लाजिम नहीं है कि वो कुर्बानियां दे। वो कुर्बानी क्या देगा? वो मुल्क से पैसा लेके कहीं और चला जाएगा, ये कुर्बानी देगा। हमें एक बड़ी सोच रखनी चाहिए। हमारी सीरियस प्रॉब्लम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। हम हमसे भाग गए, हमसे तो चाइनीज भी अब हमारे इधर मुल्क में पैसा लगाने के लिए 2 दफा सोच रहे हैं। तो हमें वो कॉन्फिडेंस वापस लेके आना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस वापस लेके जो अगले साल आपने देना था और स्टीयर करना है इस सिचुएशन से, इस डार्क क्लाउड से, उसके ऊपर आपने डेंट मारा है। मेरा ख्याल है कि ये स्टेप दूर से बैठे देखते हुए लेना जरूरी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे और मेजर्स लिए जा सकते थे जिससे 80 अरब रुपए कलेक्ट हो जाता। हारून खान साहब, इसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन आया, स्टॉक मार्केट ने कल क्रैश किया, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल तो बहुत फ्रंट उसने अटैक किया है। उसने कहा है कि जी हुकूमत ने ये जो इकदाम किया है उसका मकसद जो उसका अपना वोट बैंक है उसको प्रोटेक्ट करना है। रिटेलर्स को प्रोटेक्ट कर लिया, कमर्शियल इंपोर्टर्स को प्रोटेक्ट कर लिया, रियल एस्टेट सेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर लिया, और जो एक फॉर्मल सेक्टर है जो पहले टैक्स पे कर रहा था उसको टारगेट किया। सो डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट कि जो टैक्स ये लगाया गया है कंपनीज के ऊपर, वो हुकूमत ने, PMLN ने अपना वोट बैंक प्रोटेक्ट किया एक साइड पे, और दूसरी साइड पे वो पैसा भी ले गया इजाफी? नहीं, I partially agree with it, but देखें, PMLN ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगाया है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा के, बिजली के प्राइसेस बढ़ाएंगे, गैस की प्राइसेस बढ़ाएंगे, सारी उस वजह से कि हम IMF के प्रोग्राम को डीरेल करके अब उसको वापस ट्रैक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो सब कुछ ही दांव पे लगा दिया है। तो उन्होंने यही चीज जो है इसमें अपने वोट गेन करने थे, और ये मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता। यस, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का पुराना कंटेंशन है और बड़ा सही कंटेंशन है कि जो लोग टैक्स देते हैं, ऑनेस्टली देते हैं, आप उनके ऊपर बार बार लगाए जाते हैं। इसलिए हम इस रेट को, जब हमारी हुकूमत थी पिछले दौर में, तो हम 34% से पीछे लेके आ रहे थे, या 29% तक पहुंच चुका था। सुपर टैक्स भी हम 4% से 1% कम कर रहे थे। अब वो सारी चीजें वापस आ गई हैं। देयर आर सर्टेन बैंक्स जो 55% हमारे पास टाइम का लास्ट क्वेश्चन है। आप समझते हैं कि अभी चूंकि फाइनेंस एक्ट पास नहीं हुआ, और 2 इसके अंदर चीजें, एक तो ये कि ये टैक्स लगाया गया 1 जुलाई 2021 से कंपनीज के ऊपर, और क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकता है? और आप समझते हैं कि हुकूमत इतना दबाव बर्दाश्त कर लेगी जिस तरह का इसके ऊपर रिएक्शन आया है? मेरा ख्याल है हुकूमत को ये वापस ले लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये रेट्रोएक्टिवली नहीं लग सकता। ये चैलेंज होगा। ये कैसे हो सकता है कि एक कंपनी ने अपनी प्लानिंग की हो 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को प्राइस किया, और सडनली आप कहें कि नहीं, पीछे से 9 महीने या 6 महीने से आपके ऊपर 10% और टैक्स लग जाएगा। हाँ, 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स लग सकता है। अगर उनका कोई फिस्कल ईयर बाकी बच गया है उसमें भी लग सकता है, बट पीछे नहीं जा सकते। ये चैलेंज होगा कोर्ट में।
बहुत शुक्रिया हारून अख्तर खान साहब। देखते हैं क्या होता है। यही सबसे बड़ा हुकूमत चैलेंज है कि एक तरफ जब हम टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते हैं, जिस भी सेक्टर पर आप जाते हैं तो जाहिर है कि उनका भी एक अपना क्लाउड है, उनके पास भी एक लेवरेज है कि वो हुकूमतों पर दबाव डालते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि उनका इकदाम बिल्कुल ठीक है तो किस हद तक ये जो दबाव है ये वो सस्टेन करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि इन दिनों पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन का एक मिशन मौजूद है और वो फैसला करेगा पाकिस्तान को कि क्या जो GSP प्लस एक स्कीम है, क्या पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में वो जारी रखनी है या नहीं रखनी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की बात करें, तजारती ताल्लुकात की बात करें तो 4 जो मेजर पाकिस्तान के इस वक्त जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, एक आपका अमेरिका, दूसरा आपका यूरोपियन यूनियन, तीसरा आपका जो गल्फ या अरब कंट्रीज़ हैं और चौथा जो है वो चीन है। और जहाँ तक यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जाहिर है कि यूरोपियन यूनियन गुज़श्ता कई सालों से हमें एक ऐसी स्कीम का उन्होंने हिस्सा बनाया हुआ है जिसके तहत जो पाकिस्तान से जो जाती हैं यूरोपियन मार्केट में तो उनको एक प्रेफरेंशियल जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। मीन के उन प्रोडक्ट्स पर ज़ीरो ड्यूटी होती है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कंपैटिटिव होती हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें इजाफा हुआ है। तो इसको GSP प्लस जो है वो स्कीम कहते हैं और गुज़श्ता आप कह लें कि 2014 से ये पाकिस्तान इस स्कीम का हिस्सा है और इसकी वजह से जो सालाना हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट है सिर्फ यूरोपियन मार्केट में वो कोई 5.4 अरब यूरोस के बराबर है। और अब शहबाज ज़ाहिर है कि जो GSP प्लस स्कीम है, ज़ाहिर आप भी इसको फॉलो करते हैं, ये जो करंट 10 साल प्रोग्राम है ये अगले साल यानी कि दिसंबर 2023 में ये ख़त्म हो रहा है। अब उसके रिन्यूअल के लिए इस वक्त यूरोपियन यूनियन में कानून साजी हो रही है और इस हवाले से जो ममालिक इससे उसके बेनिफिशरीज हैं वहाँ पर ये इनके मिशंस जा रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि क्या ये ममालिक क्वालिफाई करते हैं। तो इन दिनों जो यूरोपियन यूनियन का एक जो मॉनिटरिंग टीम है वो पाकिस्तान के दौरे पर है। वो यहाँ पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं, जो पाकिस्तान के मुतल्लिका हुकाम हैं, जो UN एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं और उसके साथ साथ आज ही बल्कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है जिसमें लेबर लॉज को लेके, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज़ की राइट्स को लेकर के बात हो रही है। तो ये विजिट मेरे ख्याल में बहुत क्रूशल है क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपको जो अगला 10 साल जो प्रोग्राम है वो मिलता है या नहीं मिलता। और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को ना मिले, गिवन द फैक्ट हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अगेन एक चैलेंज होगा क्योंकि उसकी कुछ शराइत भी हैं। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। ये जो अभी जो मिशन है ये आना था फरवरी 2022 में। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है जो आपके पाकिस्तान इस वक्त जैसे आपने बता रहे थे शराइत है 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिनके ऊपर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, चिल्ड्रन राइट्स, वुमेन राइट्स, मीडिया राइट्स जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बहुत और इस किस्म की जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, गुड गवर्नेंस है। बल्कि इसका जो बेसिक थीम है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस की वजह से ही ये आपको फैसिलिटी मिलती है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो EU को एक्सपोर्ट्स हैं उसका 66% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जीरो ड्यूटी के ऊपर आप इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन को। इसका फायदा देखें 2013 में जब ये स्कीम अनाउंस हुई 10 साल के लिए, उस वक्त जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान और EU की जो बायलैटरल ट्रेड थी वो तकरीबन 7 बिलियन यूरोस के करीब थी। आज वो बढ़कर 12.2 बिलियन यूरो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों मिला के, जिसमें 10 साल के अरसे में 78% इजाफा हुआ है। बट इसमें 2-3 अब चैलेंजेस हैं। बिफोर यू गिव सम मोर पॉइंट्स मैं बड़ा क्विकली रन करूंगा। जितना भी ये इंक्रीज आया है या एक्सपोर्ट्स हमारी हो रही है, इसका सिर्फ 45% सिर्फ अप्रैल आप टेक्सटाइल की जो गुड्स हैं वो आप भी प्रोड्यूस करें। ये एक ऐसा हमारी खामी है कि आप अभी तक बुनियादी जो अशिया हैं उसकी एक्सपोर्ट्स में जा रहे हो, आप फिनिश गुड्स की गारमेंट्स के ऊपर नहीं जा रहे। और अनदर कोई जो है वो 23% जो आपकी होम टेक्सटाइल है। अब चैलेंज ये है ये स्कीम दिसंबर 2023 में खत्म हो रही है। अब अगला जो आपको 10 साल का पैकेज मिलेगा उसके अंदर 5 और इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऐड हो रहे हैं। अभी 27 है
और ये 32 हो जाएंगे। और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कामरान, उसमें राइट ऑफ द चिल्ड्रन ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इन द आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जो बच्चों का इस्तेमाल जंगों में होता है, उसके ऊपर आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया हुआ पाकिस्तान ने। फिर जो आपके जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके ऊपर है। लेबर इंस्पेक्शन का एक उन्होंने कन्वेंशन इसमें डाल दिया है। फिर जो लेबर्स के राइट्स इन द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट्स है वो इसमें शामिल है। और एक आपका जो है उससे रिलेटेड कन्वेंशन है जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स के मतलब। पाकिस्तान ने ये कन्वेंशन जो है वो पहले ही साइन किए हुए हैं। द रियल क्वेश्चन इज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो कि ये। और दूसरा जो हम वो बात करते हैं ना कि जो हमारे यहाँ आजकल बड़ा नारा है कि जी अपने पांव पे खड़ा होना है, हमारे इंटरफेरेंस हो रही है, सॉवरेंटी और ये वो चीजें, अब ये हम खुद विलिंगली करते हैं। और दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, क्योंकि जब आप एक फायदा ले रहे हैं तो फिर आप अलाउ भी कर रहे हैं दूसरे यूरोपियन यूनियन को कि वो इन मामलात में जब तबसरा करेंगे, ह्यूमन राइट्स हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, बाकी आपने मामलात किए तो वो आप खुद सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक रियायती निर्खों पर अगर आप एक्सपोर्ट करें अपनी प्रोडक्ट्स तो ये बहुत मैटर करता है। लेकिन मेरे लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, अब इसमें अगर आप देखें कि कौन से ममालिक बुनियादी तौर पर ये जो तरक्की पजीर और जो वल्नरेबल कंट्रीज होते हैं, तो एक किस्म का ये फेवर देती है यूरोपियन यूनियन के उन ममालिक को कि उनकी जो इकोनॉमीज है इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अगर एक नॉर्मल तरीके से वो ट्रेड करेंगे तो वो शायद जो बाकी मुल्कों के प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कंपीट नहीं कर सकेंगे। तो उनको ये एक फेवर देते हैं कि आप आएँ, एक तो अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करें और दूसरा फिर उसे वो जॉब क्रिएशन होती है। इसका अंदाजा आप इससे लगाएंगे इसमें कौन कौन से ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा जो GSP प्लस स्कीम से फायदा उठा रहे हैं। बोलीविया, और मैं यकीन से कह सकता हूं आपको भी और शहबाज को, और इवन कि मुझे भी नहीं पता था, एक और मुल्क है काबो वर्दी, ये अफ्रीका में कोई कंट्री है जिसका नाम तक हमें नहीं पता। किर्गिस्तान है, मंगोलिया, फिलीपींस, श्रीलंका एंड उज्बेकिस्तान। और इन तमाम ममालिक को अगर देखें, श्रीलंका के अब हालात खराब हुए, इन सारों की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो कहने को हम दुनिया की 7वीं प्राउड इस्लामी एटमी ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ हम इन मुल्कों को ये कहते हैं कि प्लीज हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी कंपैटिटिव नहीं है, तो हमें कोई रियायत दी जाए, वरना तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो हमें इन मामलात के ऊपर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो इज्जत कहते हैं ना वो अर्न की जाती है, वो जबरदस्ती आप किसी के ऊपर थोप के नारेबाजी से करने से नहीं होती। अगर आपकी कैटेगरी इन ममालिक में होगी जिनके शायद आप नाम भी नहीं जानते, तो फिर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो हमें इन इश्यूज के ऊपर भी सोचने की जरूरत है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।